चीन पाकिस्तान ज़रई और सनती ताउन इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म के क़याम का इससे ज़्यादा मौजू वक्त नहीं हो सकता। चीन और पाकिस्तान के मबैन मज़ीद ज़रई और सनती ताउन दोनों ममालिक के लिए बाहमी फ़वाइद और सबकी जीत जैसे नताइज लाएगा। पाकिस्तान की सरकारी माली आयानत 1 खरब रुपए है, जबकि पाकिस्तान को 3 से 4 खरब रुपए दरकार हैं। बतौर किसान मैं ज़राअत में मज़ीद सरमायाकारी का मुंतज़िर हूँ। इस वक्त पाकिस्तान में शहद की सालाना पैदावार तकरीबन 7,500 टन है। मुस्तकबिल में शहद के मयार और पैदावार को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है? तब से PSCC ने सिचुआन के कारोबारी इदारों को बैरून मुल्क सनती तरक्की के तरीक़ेकार तलाश करने, पाकिस्तानी कारोबारी इदारों के साथ राब्ते और बातचीत का एक मुअस्सर पुल बनने की क़यादत की है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पाक चाइना एक्सप्रेस में खुशामदीद। मैं हूं नसरीन। आज हमारे स्टूडियो में दो मुअज़्ज़ज़ मेहमान तशरीफ़ लाए हैं। ABB कंपनी में एशिया पैसिफिक IT उमूर के इंसिडेंट मैनेजर जनाब समीर सिद्दीकी साहब और पाकिस्तान एम्बेसी कॉलेज के प्रोफेसर उबैदुर रहमान साहब हैं। CPEC के अगले मरहले में चीन पाक ज़री ताउन को बुनियादी अहमियत हासिल है, जिसमें ज़री इतला का तबादला किया जाएगा। रवां साल जनवरी के आखिर में चीन पाक ज़री व सनदी ताउन को बाज़ाबिता तौर पे एक प्लेटफॉर्म से शुरू किया गया। तफसीलात के लिए हमारी रिपोर्ट देखिए। चाइना इकोनॉमिक नेट और चीन मशीनरी इंजीनियरिंग कारपोरेशन के मुश्तरका तौर पर शुरू किए जाने वाले चीन पाकिस्तान ज़रई और सनती तावन इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म का बाकायदा आगाज 26 जनवरी को किया गया था। ये चीन और पाकिस्तान के माबैन पहला ज़रई और सनती तावन से मुताल्लिक मालूमात का प्लेटफॉर्म है, जिसका मकसद ज़रई मालूमात को पाकिस्तान में ज़रई जदीदकारी के लिए एक मुहर्रिक कुव्वत बनाना है। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म का इफ्तिताह एक तारीखी अमर है। हम डिजिटल दौर में दाखिल हो रहे हैं और पाकिस्तानी हुकूमत ज़रई शोबे में इस्लाहात का आगाज कर रही है। तवक्को है कि वो चीन के तजुर्बात और टेक्नोलॉजी से सीखेगी। चीन पाकिस्तान ज़रई और सनती ताउन इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म के क़याम का इससे ज़्यादा मौजू वक्त नहीं हो सकता। चीन और पाकिस्तान के मबैन मज़ीद ज़रई और सनती ताउन दोनों ममालिक के लिए बाहमी फ़वाइद और सबकी जीत जैसे नताइज लाएगा। ये प्लेटफॉर्म बुनियादी तौर पर चीन और पाकिस्तान से सनती ताउन की मालूमात जमा, मुरतब और जारी करेगा और चीन और पाकिस्तान के माबैन ज़राअत और सनत के मैदान में फ़ाल तबादले और तावन के फ़रोग के लिए ज़राअत से मुताल्लिक साइंसी और तकनीकी मसनूआत, ज़रई मशीनरी और आलात, ज़रई मसनूआत और ज़रई तावन की कामयाबियों को सामने लाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि ज़राअत के मैदान में चीन के साथ ताउन और तबादला मज़ीद गहरा होगा और चीन के तजुर्बात पाकिस्तानी अवाम के फ़ायदे के लिए पाकिस्तान की ज़रई मसनूआत की पैदावार और बरामद में इजाफा करने में मददगार साबित होंगे। चीन ज़रई जिद्दतकारी में आलमी रहनुमा है और चीन के मौजज़ात पाकिस्तान के लिए काबिल तकलीद हैं, क्योंकि इसे ज़रख़ेज़ ज़मीन भी हासिल है। हम उम्मीद करते हैं कि चीन के साथ सनतकारी, जिद्दतकारी और ज़रई सब्ज़कारी के लिए ताउन मज़ीद गहरा होगा, जो दोनों ममालिक के लोगों की मुआश के लिए नागुज़ीर है। चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी के मजबूत होने के बाद दोनों फ्रीकैन ने ज़रई सरमायाकारी ताउन में अहम नताइज हासिल किए हैं। 2018 में चीन और पाकिस्तान के मबैन ज़रई ताउन पर मुश्तरका वर्किंग ग्रुप के क़याम से लेकर गुज़श्ता साल मार्च में चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी की मुश्तरका ताउन कमेटी के तहत एक ज़रई वर्किंग ग्रुप के क़याम तक ज़रई साइंस और टेक्नोलॉजी के ताउन के मबैन दोनों ममालिक ने इब्तदाई नताइज हासिल किए हैं। ज़रई असना दोनों ममालिक की ज़राअत इंतहाई ज़रूरी है, जिससे ये भी तय होता है कि ताउन एक नागुज़ीर रुझान है। चीनी कंपनियों की पाकिस्तान में सरमायाकारी के बाद कई मसाइल सामने आए हैं। इनके इल्म में आया कि मालूमात की रुकावट दोनों ममालिक के माबैन ताउन को महदूद करने में सबसे बड़ी मुश्किल है। ज़रई मंसूबों में आम तौर पर मुद्दत तवील और मुनाफा कम होता है, लिहाजा ज़रई मंसूबों का फ़रोग़ दूसरे मंसूबों की तरह आसान नहीं है। इस वक्त चीन पाकिस्तान ज़रई ताउन बहुत ज़्यादा नहीं है और इनके मबैन मालूमात एक रुकावट है। पाकिस्तान की सरकारी माली आयानत 1 खरब रुपए है, जबकि पाकिस्तान को 3 से 4 खरब रुपए दरकार हैं। बतौर किसान मैं ज़राअत में मज़ीद सरमायाकारी का मुंतज़िर हूँ। चीन पाकिस्तान ज़रई और सनती तावन इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म का इजरा इस बात की निशानदेही है कि दोनों ममालिक के माबैन ज़रई तावन और तबादला एक तेज़ रफ्तार राह पर गामजन हो चुका है। इस प्लेटफॉर्म पर रवां साल झैली ज़राअती शोबों जैसे बीज की सनत, मवेशी बानी और माहीगीरी
दूध की मसनूआत और ज़रई मसनूआत की प्रोसेसिंग, ज़रई मवाद और ज़रई मशीनरी, कोल्ड चेन स्टोरेज और बागबानी की फसलों के हवाले से ऑनलाइन सेमिनार्स और तबादलों का एक सिलसिला शुरू होगा। अगर चीन की ज़री कंपनियां पाकिस्तान में जाकर सरमायाकारी करना चाहती हैं तो वहीं किस चीज़ पर तवज्जो देनी चाहिए? चीनी कंपनियों के लिए सबसे जो अहम चीज़ें हैं वो वहाँ पे जो सहूलतें मौजूद नहीं हैं या जिन चीज़ों की कमी है, जैसे पानी की कमी है, तो उन्हें देखना है कि जहाँ पे ट्यूबवेल लगवा सकते हैं वहाँ पे ट्यूबवेल लगवाए जाएं, या जहाँ पे नहरों का पानी मुहैया किया जा सकता है वहाँ तक नहरों की खुदाई मुमकिन की जाए। फिर दूसरी चीज़ उनके लिए ज़रूरी है कि जो चीन में वो तकनीकी महारतें इस्तेमाल करते रहे हैं उनका जदीद जो तकनीकी महारतें हैं उनका इस्तेमाल किया जाए। एक और बड़ी अहम चीज़ बेहतरीन बीज है, ख़ास तौर पे दोगला बीज जो आजकल दुनिया के ज़्यादातर ममालिक में इस्तेमाल किया जा रहा है और जिसकी पैदावार बहुत ज़्यादा है, उसका इस्तेमाल किया जाए। और चीन इस मामले में शायद बाकी दुनिया से आगे, चीन ने बहुत सी चीज़ों के ऐसे बीज जो हैं वो बनाए हैं और उनकी मुख्तलिफ उसमें अफजाइश कर रहा है। तो पाकिस्तान के मौसमी हालात को देखते हुए, वहाँ की ज़मीन को देखते हुए ऐसे बीजों का इंतखाब किया जाना चाहिए और बीज बनाए जाने चाहिए कि जो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार दे सकें। तो उसमें कई ऐसी जो आजकल मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ हैं जिसमें कि आप रोबोट्स, ड्रोन, टेम्परेचर या वो मॉइस्चर के जो सेंसर्स होते हैं वो, और एडवांस जिन जो होती है एडिटिंग वो, या जो डिजिटल ज़राअत है, इस तरह की चीज़ें जो हैं, ये ऐसी चीज़ें हैं, ये ऐसी टेक्नोलॉजी हैं जो अभी तक पाकिस्तान में नहीं है। तो अगर इनके ऊपर काम किया और सरमायाकारी की जाए तो मेरे ख्याल से इससे बहुत अच्छे नताइज दोनों तरफ लिए जा सकते हैं, एज अ सरमायाकार भी और एज अ प्रोड्यूसर भी। जो वहाँ पे जो पैदावार कर रहे हैं उन लोगों को भी बहुत मुनाफा होगा। तो मेरे ख्याल से इसके ऊपर भी तवज्जो देनी चाहिए। ये भी एक ऐसा नुक्ता है कि जिससे हम एक कदम और आगे जा सकते हैं ज़राअत के शोबे में। तो आपके ख्याल में इस वक्त पाकिस्तान को किस ज़री टेक्नोलॉजी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है? अच्छा, टेक्नोलॉजी में तो जो है ज़ाहिरी बात है चीज़ें आ रही हैं डे बाय डे। जो कुछ जो हैं जो ज़रा अच्छे लेवल का जो अफोर्ड कर सकते हैं किसान या फार्मर्स, वो तो अपने तौर पे अपनी मदद आपके तहत काम कर रहे हैं इसके ऊपर। लेकिन गवर्नमेंट लेवल पे या आप कहें कि प्रोजेक्ट लेवल पे जो है, तो मेरे ख्याल से कुछ ऐसे लेज़र होते हैं जो लैंड लेवलिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। उसके अलावा जो शमसी तवानाई से जो हाई ग्रेड आबियारी का सिस्टम आप कह सकते हैं, एफिशिएंसी इरिगेशन सिस्टम जो सोलर का होता है, उसके ऊपर काम किया जा सकता है। स्मार्ट वाटर ग्रिड्स हैं, उसके अलावा ड्रोन्स हैं जो पेस्टिसाइड्स वगैरह के लिए या सेंसर के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें हैं मेरे ख्याल से जो ये नई टेक्नोलॉजी में होती हैं, जिस ऐसे आलात हैं जो भी जिनकी बड़ी ज़रूरत है। और 2 बरस पहले यहाँ पे एक बड़ी नुमाइश हुई थी, मैं उसमें गया, मेरे कुछ दोस्त पाकिस्तान से तशरीफ़ लाए थे और उन्हें कुछ ड्रोन्स ख़रीदना थे। तो वहाँ पे जाके जब हमने देखा तो बहुत महंगे हैं, तो आम किसान के लिए शायद इतना मुमकिन नहीं है उनको ख़रीदना। तो इसमें हुकूमत अगर कुछ मदद करे तो यकीनन ये चीज़ें पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के किसान के लिए और ज़राअत के लिए बहुत मुफीद साबित होगी। 21 दिसंबर 2020 को पाकिस्तान ने ऐसे पौधों को वसी पैमाने पर लगाने का मंसूबा बनाया है जो शहद की पैदावार में मुआवन होते हैं। इससे न सिर्फ जंगलात में इजाफा होगा बल्कि शहद को बरामद करके लोगों को रोज़गार के ज़्यादा मौके मिलेंगे। पाकिस्तान की शहद की सनत कैसी है और पाक चीन ताउन से इसमें क्या बेहतरी लाई जा सकती है, हमारी रिपोर्ट देखिए। आदादोशुमार के मुताबिक 2019 में शहद की मक्खियां पालने वाले हर पाकिस्तानी ने 11.7 किलोग्राम शहद लाया, जो आलमी औसत से 20.6 किलोग्राम दूर है। पाकिस्तान शहद के मयार और पैदावार को कैसे बेहतर बना सकता है? सबसे अहम शहद की पैदावार का इन्हिसार शक्करदार पौधों के पैमाने पर है। और मैं 38 साल NARC में हनी बी प्रोग्राम में मक्खियों का काम किया है और पूरे पाकिस्तान में तकरीबन मैंने हर जगह लोगों को ट्रेनिंग दी है मक्खियों की, कराची से लेकर सकरदू, चित्राल, हर जगह पर। थ्रू आउट पाकिस्तान में ये तकरीबन आप समझें कि पूरे पाकिस्तान में है, लेकिन सरहद और पंजाब में ये ज़्यादा है। इसके अलावा सकरदू में, गिलगित में,
یہ سیزنل ہوتے ہیں نا، جس علاقے میں پھول ہوتے ہیں وہاں پر یہ فارمنگ چلی جاتی ہے۔ اب بیری کے سیزن میں تو یہ اٹک، چکوال، بنو، کرک اور چکوال اور کوہاٹ کے علاقے میں جہاں بہت بیری کے جنگلات ہیں وہاں پر ہوتے ہیں۔ جب یہ ختم ہو جاتا ہے تو پنجاب میں لوگ سرسوں پر مکھیاں لے جاتے ہیں، تو پھر پنجاب وہاں بہاولپور، چشتیاں، بہاول نگر، ایون سندھ تک لوگ مکھیاں بدین میں رکھ دیتے ہیں، تو وہاں یہ شفٹ کر کے چلے جاتے ہیں، وہاں سرسوں کے پھول ہوتے ہیں۔ تو اس کے بعد یہ واپس اس طرف کو مالٹے پہ آ جاتے ہیں، بیکڑ پہ آ جاتے ہیں، جو کہ مالٹا سرگودا میں یا فیصل آباد میں باغات ہیں، وہاں شہد ہوتا ہے۔ پھر یہ بیکڑ کے لیے اسلام آباد میں یا سرحد میں آ جاتے ہیں۔ پھر پھلائی کا پھول شروع ہو جاتا ہے، تو پھلائی کا بہت اچھا شہد ہوتا ہے، اور یہ تقریباً 20-25 دن کا سیزن ہوتا ہے، اس میں کئی دفعہ 2 دفعہ شہد بھی نکالتے ہیں۔ اس کے علاوہ شہد کی مکھیوں کی مختلف قسمیں بھی بہت اہم ہیں۔ دنیا میں شہد کی مکھیوں کی 4 مشہور اقسام اٹالین مکھی، یورپین کالی مکھی، کارنیولان مکھی اور کاکیشین مکھی ہے۔ یہ 4 اقسام شہد کی مکھیوں کی حفاظت کی صنعت میں سب سے زیادہ پیداواری ہیں اور شہد کی مکھیوں کی مصنوعات کی منڈی میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ یہ پاکستان میں سب سے زیادہ پیداوار دینے والی یہ اٹالین مکھی ہے۔ یہ ہم نے 79 میں NARC نے آسٹریلیا سے منگوائی تھی، تو اس وقت سے ہم لوگوں کو ٹریننگ بھی دے رہے ہیں۔ الحمدللہ 5 لاکھ سے زیادہ یا اس سے بھی زیادہ مکھیوں کے ڈبے ہو گئے ہیں۔ تو ہمارا شہد جو ہے بہت کوالٹی کا شہد ہوتا ہے، باہر سعودیہ اور دبئی دوسرے ملکوں میں بھی جاتا ہے۔ اور اس میں سب سے بڑی بریک تھرو ہوئی وہ یہ تھی کہ ہم نے ایک یورپین بی جو تھے نا وہ وہاں سے امپورٹ کر کے ان کو یہاں ڈومیسٹیکیٹ کیا، تو وہ ان کی پروڈکشن ہائی تھی۔ جو ہماری ڈومیسٹک بیز تھیں اگر ان کی 4 کلو تھی تو وہ ان کی 22 کلو ایوریج تھی۔ اس کے علاوہ ٹیکنالوجی بھی ایک اہم عنصر ہے جو شہد کے معیار اور پیداوار کو متاثر کرتی ہے۔ اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ پاکستان میں شہد کی سالانہ پیداوار تقریباً 7,500 ٹن ہے۔ اگر جدید پیداواری ٹیکنالوجی اور معیاری پیداواری عمل اپنا لیا جائے تو اس کی مقدار 70,000 ٹن تک پہنچ سکتی ہے اور 87,000 ملازمتیں پیدا کی جا سکتی ہیں۔ چین شہد کی مکھیاں پالنے والا ایک بڑا ملک ہے جہاں شہد کی مکھیوں کی تعداد اور شہد کی پیداوار کئی سالوں سے دنیا میں سر فہرست ہے۔ شہد کی پیداواری ٹیکنالوجی میں چین اور پاکستان کے مابین تعاون کی کتنی گنجائش ہے؟ فی الحال تو یہاں پر وہی دیسی پرانے طریقے رائج ہیں۔ چاہیے تو یہ ہے کہ یہاں پر ایک بڑا پروسیسنگ پلانٹ لگے، کیوں نہیں بنایا جا سکتا؟ اچھی بات ہے اگر چائنا سے پاکستان اپنی مطلب ہے کوئی ریکوائرمنٹ جو شہد کی ہے۔ ہم نے شہد کی مکھیوں کے فارم میں ایک مانیٹرنگ سسٹم نصب کیا ہے جو دن میں 24 گھنٹے ہوا میں PM 2.5 کی مقدار اور نیگیٹو آکسیجن آئنوں کی پیمائش کر سکتا ہے۔ بارش اور روشنی سمیت تمام اعداد و شمار خود بخود محفوظ ہو جاتے ہیں۔ ہر مکھی کا ایک نمبر اور ٹریس ایبلٹی سسٹم ہوتا ہے جسے ہم انٹیلیجنٹ انڈسٹری مینجمنٹ پلیٹ فارم پر دیکھ سکتے ہیں۔ ہم اس وقت سمارٹ چھتوں پر کام کر رہے ہیں۔ یہ پتہ چلا ہے کہ شہد کی مکھیاں پالنے کے عمل میں اگر مکھیوں کو بیماریاں ہوں تو مکھیاں پالنے والوں کو روزانہ چھتیں کھولنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اب ہم مکھیوں کی صحت کی نگرانی فار انفراریڈ یا کیمرے کے ذریعے کرتے ہیں تاکہ شہد کی مکھیوں کے حوالے سے پریشانی کو کم کیا جا سکے اور شہد کی مکھیوں کے مالکان کے لیے مزدوری کے بوجھ کو کم کریں۔ بعد میں خودکار طریقے سے وزن کی پیمائش اور دیگر افعال کو شامل کیا جا سکتا ہے۔ پیداوار میں اضافے کے علاوہ شہد کی صنعت کے لیے برآمدی قیمت کو بہتر بنانا ایک اور مشکل ہے۔ ہم یہ نہیں کہ یہاں سے جو ہے نا اس کو شیرے کے طور پہ ایکسپورٹ کریں اور $15-20 میں جو پر کیجی ہم لے لیں اور اس کے بعد یہ آگے دوسرے لوگ ہمارا ہی ہنی لے کے پیک کر کے اس کو $100-150 میں فروخت کریں۔ جب یہ رجیم ہم نافذ کر لیں گے جو ایک اور ریگولیٹری رجیم بھی ہوگی اور ساتھ ہی مطلب ایک اس کی لیب انفراسٹرکچر بھی ہوگا اور سرٹیفکیشن میکینزم بھی ہوں گے، اور یہ جو جب ہنی سرٹیفائی ہو جائے گا ISO سرٹیفائڈ تو پھر ہم ہائی اینڈ مارکیٹس یورپ یا اور ملکوں میں بیچ سکیں گے جس میں وہ سرٹیفکیشن ہوگی کہ یہ ہنی جو ہے یہ اپنا ہر لحاظ سے اس میں کوئی ایسی ایکوٹاکسیکالوجی کے حوالے سے کوئی ایسی اس میں نہیں ہے پولوشن، پھر پیورٹی اس کی جو لیبز ہیں وہ ڈٹرمن کریں گی۔
तो ये सारी चीज़ें जब एक सर्टिफाई हो जाएगा तो फिर हाई एंड मार्केट में जाना डायरेक्टली, और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि हाई एंड मार्केट में अपने ब्रांड से जाएं आप। यूरोपीय यूनियन, दूसरी ये कि यूरोपीय यूनियन के साथ हमारे एग्रीमेंट नहीं है पाकिस्तान कहने के हवाले से। हमारी गुजारिश ये भी है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से कि वो अगर इस यूरोपीय यूनियन के साथ एग्रीमेंट करे तो एक बैन अवी मंडी का हमारे लिए दरवाज़ा खोलेगा और यूरोपीय यूनियन तक शहद के हवाले से हमें रसाई मिलेगी। साथ ही एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, तो अगर वहाँ पर एंटोमोलॉजी डिपार्टमेंट में लगेगी तो इंशाल्लाह बी कीपर भी इस्तेफादा करेंगे और बैन अवी सतह पर हमारी शहद का नाम मज़ीद आगे बढ़े। जी, अब हम शहद की पैदावार की बात करते हैं। हमें पता है कि बी बाइट्स शहद की पैदावार के लिए एक बड़ा चैलेंज है और इससे शहद की पैदावार 50% तक कम हो सकती है। तो इस पर काबू पाने के लिए कौन से इक़दाम उठाने चाहिए? बी माइट के बारे में जी देखें, जहाँ तक जो मुझे अंदाज़ा है और जो मैंने पढ़ा या देखा है उसके ये एक किस्म का एक वायरस या एक बीमारी है, एक छोटा सा ऐसा कीड़ा है जो मक्खी के साथ टच हो जाता है और यहाँ तक कि उसके अंडों में और वो क्वीन तक, जो इनकी क्वीन होती है उस तक जाता है, जिसके से फिर ये शहद की पैदावार को ख़राब करना शुरू कर देता है और उसके अलावा जो है तो स्पेस आना शुरू हो जाती है उसके बीच में। तो मेरा ख्याल से इसके लिए तो काफ़ी हद तक काम हो रहा है और ये तकरीबन 1800, मैंने आज भी बल्कि एक आर्टिकल देखा तो 1880s ऑनवर्ड इसके ऊपर काम हो रहा है। बी माइट के ऊपर काफ़ी मुख्तलिफ किस्म की पेस्टिसाइड और उस तरह की दवाइयाँ बनाई जा रही हैं, लेकिन उनके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो इसके सिवा और कोई हल नहीं कि एक तो सबसे पहले इसके लिए कुछ ऐसे सेंसर लगाए जाते हैं जो हाइव के ऊपर लगाए जाते हैं। वो सेंसर होते हैं जो आपको पूरा रिकॉर्ड देते हैं और उस रिकॉर्ड को या उस डाटा को एनालाइज करने के बाद जो भी बी कीपर्स हैं, जो ये मक्खियाँ रखने या मक्खियाँ पालने वाले जो होते हैं, वो उनके पास उसका पूरा डाटा आता है और उसको लेके वो फ़ौरन क्विक एक्शन कर सकते हैं। अगर कोई पेस्टिसाइड या कुछ दवाइयाँ या कुछ स्मोक इस्तेमाल करना तो उसको इस्तेमाल करके काफ़ी हद तक इसको कंट्रोल किया जा सकता है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम आपको पाकिस्तान में सिचुआन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सरबराह जनाब ली होंग से मुतारुफ कराएंगे। हमारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स और पाकिस्तान के दरमियान गहरे राब्ते से इस्लामाबाद में एक सनती पार्क कायम किया गया है। सनती पार्क का बुनियादी ढांचा तैयार है, कारोबारी इदारे आहिस्ता आहिस्ता आबाद होना शुरू हो गए हैं। पाकिस्तान सिचुआन चैम्बर ऑफ कॉमर्स PSCC, जहां ली होंग वो काम करते हैं, पाकिस्तानी और चीनी दोनों कारोबारी इदारों को वसाइल में शराकत, सर्विस कन्वर्जन्स और मंसूबों की सफबंदी के लिए एक प्लेटफार्म मुहैया करता है। PSCC चुआन इंटरप्राइजेज और पाकिस्तानी हुकूमत और ताजरों के माबैन साइट के इंतखाब, कानूनी तहफ़्फ़ुज़ और लॉजिस्टिक मैनेजमेंट समेत मुतअद्दिद अमूर में राब्ते की सहूलत फराहम करता है। बाहमी तजारत के इन पेचीदा तरीन अमूर के बारे में चैम्बर बहुत सारी पेशावर कंपनियों, पेशावराना कसीरल कौमी कंपनियों और मालियाती कंपनियों को मौसर तरीके से माली मसाइल को हल करने के लिए मुनज़्ज़म करता है। PSCC के ज़रिए ज़मीन के लेन देन पर बातचीत की जाती है। चैम्बर ने सिक्योरिटी के मामलात निपटाने के लिए एक फर्म की खिदमात हासिल की हैं। पाकिस्तानी फरीक के साथ हमारी बातचीत के दौरान कानूनी और लॉजिस्टिक्स के अमूर सबसे बड़े चैलेंज थे। इससे पहले हमारे पास कोई बेहतर हल नहीं था। पिछले साल सितंबर में PSCC का बाकायदा आगाज हुआ और बहुत से मसाइल हल हो गए। पाकिस्तान सिचुआन चैम्बर ऑफ कॉमर्स सितंबर 2020 में कायम हुआ था। ताहम ली होंग वो और उनके साथियों ने 2016 के बाद से पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स से राब्ते करना शुरू किए और बहुत से कारोबारी मौके मिल चुके हैं। पिछले कुछ अरसे में चीन पाकिस्तान ताउन बुनियादी तौर पर बुनियादी ढांचे की तामीर के शोबे में बड़े कारोबारी इदारों पर तवज्जो मरकूज कर रहा है। लोगों के जरिए मुआश पर निस्बतन बहुत कम तवज्जो दी जा रही है। सिचुआन में हमारे कुछ कारोबारी इदारों ने पाकिस्तान का दौरा करने के लिए एक वफद का एहतमाम किया। हमने देखा कि आबादी एक बड़ी बुनियाद के साथ पाकिस्तान की मुआशी तरक्की गैर मतवाजन है और मुल्क में आला सती अशिया की खेप है। हमने सोचा कि कारोबार के कुछ मौके मौजूद हैं। तब से PSCC ने सिचुआन के कारोबारी इदारों को बैरून मुल्क सनती तरक्की के तरीक़ेकार तलाश करने, पाकिस्तानी कारोबारी इदारों के साथ राब्ते और बातचीत का एक मुअस्सर पुल बनने की क़यादत की है। कपड़े और रोजमर्रा की जरूरियात के छोटे कारोबार हैं जिन पर बड़े कारोबारी अफराद कम तवज्जो देते हैं। हम पाकिस्तान की कुछ खास मसनूआत साथ चीन लाए हैं और इन्हें बहुत पसंद किया गया है। इसके अलावा जनूबी चीन के एक बड़े सूबे की हैसियत से सिचुआन के पाकिस्तान के साथ ताउन के काफ़ी फ़वाइद हैं।
اور وسطی شہر کی حیثیت سے چنگدو کی اسٹریٹجک پوزیشننگ جنوب کی طرف کاروبار کو بڑھانا ہے، لہٰذا ہم نے پی ایس سی سی کے تحت کام کرنے والے اہم کاروباری اداروں اور پاکستان میں بھی کمپنیوں سے رابطہ کیا۔ اس سال پاکستان سیچوان چیمبر آف کامرس بالترتیب لاہور اور چنگدو میں چائنا پاکستان اکنامک اینڈ کلچرل ایکسچینج سینٹر قائم کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اور چنگدو اور لاہور کے مابین 8 سال کے اندر براہ راست پروازیں کھولے گا، جس میں سیچوان کے 500 سے زائد کاروباری اداروں کو تعاون کا موقع ملے گا۔ پاکستانی شراکت داروں کے ساتھ مل کر پی ایس سی سی کو کامرس کا ایک بااثر چیمبر بنایا جائے گا۔ ہمارے صنعتی پارک کی تعمیر کو 3 مراحل میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا مرحلہ تجارت پر مبنی صنعتوں کو متعارف کرانا ہے، دوسرا مرحلہ اسمبلی کو متعارف کرانا اور پیداوار شروع کرنا ہے، تیسرا ہم پاکستان میں R&D ٹیکنالوجی لائیں گے۔ R&D کی طاقت سے صنعتی پارک ایک مکمل صنعتی سلسلہ تشکیل دے گا۔ مستقبل میں ہم دوبارہ برآمدی تجارت پروسیسنگ پارک قائم کرنے کا بھی منصوبہ رکھتے ہیں، یہ ہمارا حالیہ برسوں کا منصوبہ ہے۔ خوراک کے شعبے میں سیچوان اور پاکستانی کاروباری اداروں کے مابین مستقبل میں تعاون کے شعبوں میں آم اور بیج بھی شامل ہیں۔ آم کو مثال کے طور پر لیں، اس کی قیمت نسبتاً زیادہ ہے اور چین میں صرف آم برآمد کرنے میں زیادہ فائدہ نہیں ہے۔ اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا پاکستانی ذرائع سے اخراجات کم کرنے میں مدد کر سکتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ مصنوعات کی منصوبہ بندی میں مصنوعات کی پیکیجنگ اور پوزیشننگ اعلیٰ سطح تک رکھیں۔ اس کے علاوہ پاکستان میں بیج اور کھیتی باڑی بہت جدید مراحل پر ہے، بغیر کسی پیمانے یا جدیدیت کے، جبکہ چین میں بڑے پیمانے پر انٹیلیجنٹ برانڈنگ موڈ اپنایا گیا ہے۔ اس سلسلے میں چونکہ سیچوان نے AI میں بڑی ترقی کی ہے، لہٰذا یہ مستقبل کے تعاون کی ایک اہم سمت ہو سکتی ہے۔ اس سال چین اور پاکستان کے مابین سفارتی تعلقات کے قیام کی 70ویں سالگرہ منائی جا رہی ہے۔ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے تحت چین پاکستان اقتصادی راہداری کی مسلسل پیش رفت سے سیچوان اور پاکستان کے مابین باہمی تعاون ایک سنہری موقع سے بغلگیر ہو رہا ہے۔ پاکستان سیچوان چیمبر آف کامرس تعاون کے مزید شعبوں کی تلاش کے لیے پر امید ہے۔ اگر وہ سرمایہ کاری کریں یا نہ کریں، لیکن اخلاقیات جو ہیں، جو ایک انسانی طرز عمل ہے، یہ بھی ایک بہت قیمتی ہے، اور مجھے ایز اے پاکستانی فخر ہے اس بات پہ کہ ہم ایک ایسی قوم ہے کہ جو مہمان نوازی میں کبھی پیچھے نہیں رہتے۔ تو اس لیے اس طرح کی سروسز دینا، اور ان سروس کا جو اچھا فائدہ وہ یہ ہے کہ لوگوں کا ٹائم بچتا ہے۔ وہ جو چیز کو ڈھونڈیں گے، سرچ کریں گے، جائیں گے، اور پھر کوئی ایک جگہ پہ نہیں وہ چیز ملتی، پھر ظاہری بات ہے دوبارہ سرچ کریں گے، پروسیس دوبارہ سارا کریں گے، پھر دوسری جگہ جائیں گے، اور 4-5 جگہ کے بعد کہیں 6ویں یا 7ویں جگہ پہ جا کے انہیں اپنے کام کی کوئی چیز یا کوئی معلومات ملے گی۔ تو اگر اس طرح کی سروسز، اس طرح کے گروپس اویلیبل ہوں، اس طرح کے لوگ اویلیبل ہوں جو اس طرح کی سروسز دے رہے ہیں، نئی سروسز، تو میرا خیال سے ٹائم، پیسہ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک پروڈکٹیوٹی اپنے کام میں لا سکتے ہیں۔ تو میرا خیال سے اس کو ہماری زبان میں نارمل کہا جاتا ہے کم خرچ بالا نشی۔ تو میرا خیال سے یہ کم خرچ بالا نشی کا ایک بہت اچھا انیشیٹو ہے، اس کو بالکل آگے جانا چاہیے، اس کو کرنا چاہیے، اور دونوں طرف ہونا چاہیے۔ صرف پاکستان نہیں، میرے خیال سے چائنا میں جو تاجر چائنا آتے ہیں پاکستان سے، ان کو بھی اس طرح کی سروسز مہیا ہونی چاہیے تاکہ وہ بھی اچھے سے یہاں سے جو مال خرید رہے ہیں، جو اپنا بزنس کرنا چاہتے ہیں، اس کو آگے بڑھا سکیں۔ آخری سوال یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ چین کے جنوب مغربی علاقہ اور پاکستان کے شمالی علاقہ، یہ دونوں ہی اپنے ملک کے لیے ترقی کے لیے بہت اہم ہے۔ تو آپ کے خیال میں یہ دو علاقے تو ان کے اپنے اپنے جغرافیائی فوائد کیا ہیں، اور آئندہ کیا صفات کے تحت دونوں علاقے کے درمیان کچھ تعاون ہو سکتا ہے؟ تو میرے خیال سے سب سے بڑا تو جو ایڈوانٹیج ہے جو دونوں علاقوں میں کیا جاتا ہے وہ سیاحت ہے۔ اگر دونوں علاقوں میں سیاحت پہ کام کیا جائے تو میرے خیال سے کافی کام، کیونکہ پاکستان کا جو شمالی علاقہ جاتے ہیں وہ بھی خوبصورتی میں پوری دنیا میں مانے جاتے ہیں، اور ایسے ہی جو جنوب مغربی علاقے ہیں جس میں سچوان اور اس طرف کے جتنے علاقے ہیں خونان ہیں، اور یہ سارے بھی خوبصورت ترین علاقے ہیں، یہاں کے پہاڑ، یہاں کی سینری۔ تو سیاحت میں سب سے جو پہلا میرے نزدیک جو پوائنٹ ہے وہ سیاحت ہے۔ اگر ان دونوں علاقوں میں سیاحت کو فروغ دیا جائے دونوں طرف سے، تو میرے خیال سے ایک بہت اچھا پوٹینشیل ہے دونوں علاقوں میں سیاحت کے لیے۔ اور اس کے بعد جو لوکل انڈسٹریز ہیں، جو چھوٹی انڈسٹری ہے لوکل، جس میں کھانے پینے کی اشیاء ہیں کافی ایسی جو لوکل بیس پہ بنتی ہیں، جو دونوں طرف شمالی علاقہ جات میں بھی کئی ایسی چیزیں ہیں، ہم ان کو پروموٹ کر سکتے ہیں، آگے لا سکتے ہیں۔ گھریلو دستکاری ہے، گھریلو صنعتیں ہیں،
उनको आगे ला सकते हैं। इस तरह पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात में जो लोग हैं रहने वाले, वो घरों में काफ़ी ऐसे कपड़े बनाते हैं या ऐसे डिज़ाइन जो हाथों से हैंडमेड डिज़ाइन या कारपेट्स वगैरह बनाते हैं, जूते बनाते हैं, तो इनको भी प्रमोट किया जा सकता है। नाजरीन, पाक चाइना एक्सप्रेस देखने का बहुत शुक्रिया। आइंदा इतवार के रोज़ शाम 6:30 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज।